जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में भी PAG 174 की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, पता नहीं लोग घर, एक्चुअली मेरा घर थोड़ा फैमिली ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं, तो इसके कारण वीडियो बीच में कट हो जा रहा है। वैसे इसका मतलब इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में ऐसा वीडियो कट ना हो। तो जहाँ तक हम लोग थे वापस फर्दर से स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में हम देख रहे थे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था, ये इन्वायरमेंट से बहुत ब्रॉडर रिस्पेक्ट में है। इसका वो स्कोप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लोग इन्वायरमेंट के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, उसके बाद लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी सोचने लग पड़े कि इनका इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलप करते, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन लोग भी सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी भी उस तरह का डेवलपमेंट हो जो सस्टेन कर सके, इन्वायरमेंट कंसर्न भी रहे उन लोग, किस तरह का डेवलपमेंट ना करे कि इन्वायरमेंट पूरी से डिग्रेड हो जाए। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, आप पॉइंट याद रखिएगा, पर पॉइंट के साथ आपके दिमाग में जो जो आइडिया आएगा करंट टॉपिक पे, आप वो आइडिया वो एग्जांपल जरूर लिखिएगा। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आएगा तो बता दीजिएगा कि 5G का टावर है जो प्रॉब्लम कर रहा है, वेव्स उसका जो है बहुत सारे बर्ड्स को इम्पैक्ट डाल रही है। हम एग्जांपल इसलिए नहीं देते हैं कि आपको समझ में आए, इसके साथ साथ आप उस एग्जांपल को कोड भी कीजिएगा अपने आंसर में। करंट प्रॉब्लम के साथ आपका आंसर और एनहेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा डी पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल चेंज। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर एक ही काम करते हैं ना, तो उस जगह उस चीज़ को बोलते हैं या उस सिस्टम को बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन। अब ये घर भी हो सकता है, एक शादी भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो क्योंकि ग्रुप ऑफ मेंबर अगर एक ही आइडियोलॉजी के साथ या एक ही एम के साथ कुछ अगर काम कर रहे हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन में भी चेंज आया जो फ्यूचर के साथ कंसिस्टेंट हो सके। अब इंस्टीट्यूशन में स्कूल लेवल पे भी चेंज आ सकता है, एक बिजनेस में भी चेंजेस आ सकता है, कुछ भी ऐसा चेंजेस अगर किसी इंस्टीट्यूशन में आता है तो वो उस चेंजेस को, जो चेंजेस आया था वो इस तरह का चेंजेस था जो फ्यूचर के साथ कंसिस्टेंट हो सके, मतलब फ्यूचर में भी वो सस्टेन कर सके। ऐसा चेंज ना है कि फ्यूचर में वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे फ्यूचर को। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 पॉइंट आता है कि ये बस ऐसा नहीं था कि हमारे स्टेट में हारमोनी हो, लोग एक बहुत प्यार से अच्छे से शांतिपूर्वक रहें, इस तरह से नहीं था। बट इतना भी था कि लोग ना एडप्ट हो सके, लोग के अंदर वो एडप्टिक फीचर्स आए कि लोग कोप अप कर सकें, लोग रेडी रहें कि एनवायरनमेंट में या लोग आसपास जो चेंजेस आ रहा है उससे वो एडप्ट करना भी सीखें कि किस तरह से हमको उसके साथ चैलेंज को फेस करना है। ठीक है, लोग क्या हो, एडप्ट कर सके जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, और ये दोनों के बीच में बैलेंस बन सके। ठीक है, ये आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? इन्वायरमेंट से हमारे सोशल एस्पेक्ट में आया। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट रहता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इकोनॉमी का और इन्वायरमेंट का दोनों का अपना अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, एक हाईएस्ट लेवल होता है। थ्रेशोल्ड मतलब एक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि एक इंसान है जो बहुत ही टॉलरेंट है, बहुत बर्दाश्त करता है। आप उसको जल्दी मारिएगा या फिर सुनाइएगा तो आपको जल्दी नहीं सुनाने वाला। एक होता है कि उसको आँख भी दिखा दीजिएगा तो पट से बोलेगा क्या हुआ, आँख क्यों दिखा रहे हैं मेरे को, ऐसा हाल हो जाता है। पर हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड होता है, ठीक, जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है कि कोई एक थप्पड़ पे कुछ ना बोले, एक होता है 10 थप्पड़ पे बस उठा दे हाथ, और होता है 100 थप्पड़ पे हाथ उठाए। तो हर किसी का जैसे थ्रेशोल्ड होता है ना, वैसे ही इकोनॉमी का भी अपना थ्रेशोल्ड होता है, जहाँ तक जैसे हम बोले ना, इस तरह का डेवलपमेंट ना हो कि एकदम पीक पे पहुँचे और फिर वापस नीचे आ जाए। जो पीक पे पहुँच रहा है ना वो उससे आगे नहीं जाएगा, वो होता है थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इकोनॉमी का भी अपना होता है, एनवायरनमेंट का भी होता है कि वो वहीं तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है कि आप उसको बढ़ा रहे हैं और उसके बाद अपने इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। दोनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों ही क्रश कर जाने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल व्यू को। पहले के लोग, ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, कुछ भी ड्रेस होते हैं ना, जैसे ड्रेस पहनते होते क्या ट्रेडिशनल ड्रेस सा पहनी हुई है। ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब क्या, जैसे कि हम लोग पहले पहनते थे, जो हमारा ओरिजिनल बोल सकते हैं आइडेंटिटी है, उसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में क्या आएगा हम लोग लिए, सूट, कुर्ती, पजामा, साड़ी, ये ना। और वेस्टर्न ड्रेस में क्या आ जाएगा, जीन्स और क्या आता है, शॉर्ट स्कर्ट, वन पीस, और पता नहीं, मेरे को नहीं होता पता, तो वैसा ड्रेस आ जाता है। वैसे ही ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा
ओरिजिनल आइडेंटिटी पहले का बात, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ट्रेडिशनल सोच को रिजेक्ट करता है। पहले के लोग क्या सोचते थे कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट ज़रूरी है और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट लग्जरी है, ठीक। पर ये चीज़ ज़रूरी, ये से सही नहीं है। जैसे अब एक इंसान है जो बोल रहा है कि हम ना ऐसा चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि हम लोग जो शैम्पू यूज़ करते हैं ना, हम अपना बता रहे हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान लोग का बता रहे हैं, पैसा वाले का नहीं बता रहे। शैम्पू यूज़ करते हैं, 1 रुपये का शैम्पू यूज़ करते हैं क्लिनिक प्लस, ठीक है, और शैम्पू कर लेते हैं। पर ये इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो छोटा छोटा प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये एक और याद है कि लैंड में आप जब ज़मीन पे जो पोल्यूशन आएगा, प्लास्टिक पोल्यूशन भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन लग रहा है। पर ये अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ा सा डब्बा खरीद सकते हैं क्लीनिक प्लस का, ठीक है। एक ही डब्बा रहेगा, ठीक, एक डब्बा रहेगा तो इन्वायरमेंट तो बच जाएगा। पर ये मेरे लिए कैपेबल नहीं होगा, मतलब मेरे बजट के बाहर होगा। हम उतना बड़ा डब्बा नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि एक साथ मेरे को इतना पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये अगर हम सोचें कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो ये मेरे लिए ना लग्जरी वाला चीज़ आ जाएगा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। पर मेरे लिए अभी सबसे पहले क्या, पैसा अर्न करना है, ठीक है। तो हम पैसा अपना बचाएंगे और पैसा अर्न करेंगे। तो ये ट्रेडिशनल व्यू पहले के लोग यही सोचते थे कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट ज़रूरत है और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट जो है, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना ये एक तरह का लग्जरी है। लग्जरी मतलब क्या बोल सकते हैं कि ऐशो आराम वाला बात हो गया, ठीक है। अलार्मिंग वाला चीज़ पहले ही बता दिया है कि अलार्मिंग जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने लगा, फ्लड्स बहुत फ्रिक्वेंट होने लगा, एसिड रेन का कंसेप्ट आया, एसिड रेन दिखने लगा। एसिड रेन क्या होता है कि जो पीएच लेवल जो है ना, मतलब पानी जो है, बारिश जो हो रहा है, बारिश में जो एसिडिटी मतलब पीएच उसका जो है वो इस तरह से होना कि एसिडिटी क्या बता रहे हैं, उसका एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाना, पीएच लेवल उसका कम हो जाता है। तो शायद एसिड हम भूल जा रहे हैं, पीएच कम होता है उसका तो एसिड ज़्यादा, उसका एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है। पीएच से जनरेट किया जाता है, पीएच लेवल से ही पता किया जाता है कि किस पानी का एसिड का लेवल कितना ज़्यादा, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना एल्कलाइन है, ठीक है। वैसे ही जब बारिश होने लगा ना, और बारिश एसिड रेन जब ना किसी मार्बल पे पड़ता है तो मार्बल डिस्ट्रॉय करता है, किसी बिल्डिंग पे पड़ेगा तो बिल्डिंग का जो वो है उसका कलर डिग्रेड करेगा, ज़मीन पे पड़ेगा तो सॉइल का फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक। तो एसिड रेन दिखने लगा, सॉइल इरोड होने लगा। जब डिफॉरेस्टेशन जब हो रहा है, पेड़ आप काट रहे हैं तो पेड़ क्या करता है ना, ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखता है, उसका जड़। और बारिश जब होता है ना तो वो सॉइल ना धुलता नहीं है, सॉइल का जो ऊपर का जो न्यूट्रिशन वाला लेवल जो होता है वो धीरे से वो बहता नहीं है, वो पकड़ा हुआ रहता है, सॉइल इरोड नहीं होता है। पर वही अब पेड़ जब काट देते हैं तो बारिश हुआ, हवा बहा, धीरे धीरे सॉइल जो है ऊपर का सॉइल जो इरोड होता चला जाता है, बहता चला जाता है, दूर होता चला जाता है, ठीक। तो सॉइल इरोजन का कंसेप्ट आया, डिफॉरेस्टेशन से ही हम लोग को दिखा। ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ओजोन एक गैस है, वो गैस ने एक लेयर बनाती है, एकदम यूनिफॉर्म नहीं है पर एक बोल सकते हैं कि उसका भी अपना थिकनेस है। वो थिकनेस जब धीरे धीरे कम होता है ना, उस थिकनेस के कम होने को हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। और ये थिकनेस कम होने से प्रॉब्लम क्या आएगा कि सन से जो यूवी रे आती है वो डायरेक्ट आपके अर्थ पे चली जाएगी, वो अर्थ पे पेनिट्रेट कर जाएगी और वहाँ पे हम लोग जो हैं, हम लोग को यूवी रे से बहुत सारा प्रॉब्लम, स्किन कैंसर जैसा प्रॉब्लम बहुत सारा आता है। वो यूवी रे को रोक के रखते हैं, ओजोन डिप्लेशन रोक के रखता है, ठीक है। अब पॉलिसी मेकर जो थे, पॉलिसी मेकर कौन होंगे, कुछ भी कोई भी लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के मेंबर्स हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, एमपीज हो सकते हैं, या फिर कुछ एनजीओस हो सकते हैं, या फिर कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। कुछ भी पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी स्कीम लेके आ रहे हैं या कुछ नया रूल्स लेके आ रहे हैं, तो दोनों को ध्यान रख के कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक दोनों के डेवलपमेंट के बारे में सोच के, और दोनों डेवलपमेंट किस तरह से हो, सस्टेनेबल हो। अब आते हैं हमारा नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेचर क्या होगा, देखिए हम आपको पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो 12 पॉइंट लिखा है ना, आप 12 पॉइंट याद रखिएगा। अब 12 पॉइंट को, अब ये नहीं है कि आप आपसे बोलेगा 200 वर्ड्स में लिखना है मैम, 500 वर्ड्स में, यही बस कैसे लिखेंगे। आप पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट के बाद आप लैंग्वेज अपना लिख दीजिएगा आंसर में, ठीक है। लैंग्वेज आप नहीं, आप बुक खोल के देखिए, एक टॉपिक में नेचर पे कितना 2 पेज का एक्सप्लेनेशन है। क्या 2 पेज का एक्सप्लेनेशन रटना आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। आप क्रक्स याद रख सकते हैं, आप ये पॉइंट याद रखिएगा ना, आपको सारा कुछ, आप पॉइंट्स अगर याद कर लेते हैं ना तो आप आराम से 200 पेज का आंसर 200 वर्ड का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
और PDF किसी को चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन अगर लिंक होगा तो ठीक है, नहीं होगा एक लिंक होगा, लिंक विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप उसको फील कर सकते हैं, आप विजिट कर लीजिए, उसके बाद आपको उसके बाद डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो नेचर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? रिक्वायर फंडामेंटल चेंजेस इन थिंकिंग। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेचर क्या होगा? अगर आप किस तरह का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो आपको बोल सकते ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर आपका जो फंडामेंटल चेंजेस आ रहा है आपके सोचने में, सोचने फंडामेंटल चेंजेस मतलब एकदम बेसिक लेवल पे चेंजेस, मतलब आप कुछ भी सोच रहे हैं, किसी भी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर सोच रहे हैं कि ये डेवलपमेंट ये करने पे इन्वायरमेंट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। मान लीजिए आप एक लिपस्टिक बनाना चाह रहे हैं, हम लिपस्टिक, मान लीजिए हम लिपस्टिक का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो अब हम ये सोचेंगे कि लिपस्टिक जो बना रहे हैं, जो केमिकल हम यूज़ करेंगे वो किसी इन्वायरमेंट पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो हम उसके लिए जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर उसका पैकेजिंग के लिए वो यूज़ कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं हम पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं करेंगे। या फिर बहुत सारा कुछ मेकअप का प्रोडक्ट आता है जो एनिमल की किसी चीज़ से बनता है, मतलब एनिमल को मार वार के बनता है, मेरे को ठीक से नहीं पता, सीरियसली मेरे को नहीं पता ठीक से, पर बनता है। तो अब हम ये सोच के रखेंगे कि हम कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं इसमें लिखा हुआ रहता है कि एनिमल क्रुएलिटी फ्री है, मतलब किसी भी एनिमल को उसमें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया या फिर मारा नहीं गया है इसके यूज़ करने के लिए। तो अब जब वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो अब अगर इन्वायरमेंट, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका वो जो प्रोडक्ट हो, उसका पैकेजिंग हो, उसका केमिकल हो, वो किसी भी इन्वायरमेंट, कहीं किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना दे, इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे। ठीक है, इस तरह का अगर आप सोच आप डेवलप करते हैं और इस तरह के सोच के साथ आप किसी डेवलपमेंट में घुसते हैं, दैट मीन्स आपका जो सोच है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नेचर में चेंजेस हो रहा है। समझे? विद एग्जांपल्स आप कोट कर दीजिएगा। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। आप किसी भी तरह का डिसीजन लेंगे, कुछ भी चेंजेस करने का, कुछ भी, या फिर आप किसी किसी कंपनी में अगर आप किसी लेवल पे हैं, आपके लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे होंगे, आपके पास कुछ जिम्मेदारी तो होगा, कुछ भी अथॉरिटी हो, एक नीचे से लेके ऊपर तक, ब्यूरोक्रेसी में हम सारे लेवल का बात करें, हर लेवल पे अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ डिसीजन लेना होगा, आपका डिसीजन किस तरह से होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर कुछ आता है। अब ये आप सोच रहे हो कि आपको अभी तक से लग रहा होगा बस इन्वायरमेंट में ही ईद गिद घूम रहा है मैम, नहीं। आप जब आइएगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, उसके बाद आपको समझ में कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट है। ये सोसाइटी 3 पिलर पे काम करता है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में वहीं तक घूम रहा होगा। सोशल एस्पेक्ट पे भी होगा, इकोनॉमी पे भी होगा, एज वेल एज एनवायरनमेंट पे भी होगा। ठीक, सी मतलब देखना, SEE, सी से याद रखिएगा, सी देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर आपको देखना है तो सी याद रखिएगा, SEE, एस से आपका हो जाएगा सोशल, ई से हो जाएगा एनवायरनमेंट, और ई से हो जाएगा इकोनॉमिक। ठीक, ये याद रखने के लिए बता दिया, आगे तो आएगा ही, आगे तो आएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट है इसका। थर्ड नंबर पॉइंट आ जाता है, थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन। यही बात है ना कि क्या पढ़े थे हम डेफिनेशन में कि आप प्रेजेंट नीड को फुलफिल कीजिए, ना ही कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आपके फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड है उसका कैपेबिलिटी को बिना डिस्ट्रॉय किए। ठीक, इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, ये नहीं कि खाए पिए ऐश किए चले गए। और जैसे प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक पोल्यूशन ही है, आप पता ही होगा अगर आपको कि प्लास्टिक जो होता है ना वो डिकम्पोज होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर हमको एक एग्जांपल से समझाएं तो आपके जो दादाजी है ना, आपके दादाजी जो ब्रश किए होंगे वो ब्रश भी आपको एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं मिलेगा। वो जो प्लास्टिक अगर दांतों से किए होंगे तो फिर तो नहीं मिलेगा, पर अगर वो ब्रश से किए होंगे या प्लास्टिक कुछ भी आपके दादाजी या दादी जी प्लास्टिक यूज़ की होंगी ना, वो प्लास्टिक अभी भी आपको एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझिए कि कितना ही टाइम लगता है प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, समझ रहे हैं ना। और तब तक वो धीरे धीरे पल्यूट और करता चला जाता है एनवायरनमेंट को, गैस रिलीज़ करता है। तो प्लास्टिक हम लोग के लिए कितना हार्मफुल है। अब ये नहीं बोलते कि प्लास्टिक का जो इन्वेंशन हुआ था गंदा हुआ था, पर प्लास्टिक को वाइजली यूज़ कीजिए। घर से निकलिए तो कम से कम एक अपना कैरी बैग लेके यूज़ कीजिए, नहीं कि प्लास्टिक का मांग ले रहे हैं। मतलब जितना आपसे हो सकता है, हम ये नहीं बोलते ये एकदम बहिष्कार कर दीजिए, पर जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि आपका ये पढ़ाने का पर्पस क्या है। हम जेंडर सेंसिटाइजेशन में भी यही पढ़ाए थे कि आप बुक पढ़ लिए, आपका मार्क्स आ गया, आप सेंसिटाइज ही नहीं हुए, आप उसके पीछे आपके अंदर वो सहानुभूति नहीं बोल सकते, आपके अंदर वो सेंसिटिविटी ही नहीं आया, तो फिर आपका पढ़ना बर्बाद है। तो हम आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, हम अपने से यही चाहते हैं कि पढ़ाई हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि
पर्सनैलिटी में चेंजेस आना चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस नहीं आए, हम सारे अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं कि अगर पढ़ के आप वो सीखें ही नहीं तो फिर आपको पढ़ना बर्बाद है, क्योंकि वो जो जिस पर्पज़ के कारण वो इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है सब बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो पर्पज़ ही फुलफिल नहीं हुआ, फिर आप पढ़ें और फिर वही काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है, वापस टॉपिक पे आते हैं, कंसर्न ट्रू कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रू कॉस्ट को समझना, नेचुरल रिसोर्स जो है ना हमारा, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले समझिए रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स क्या होता है, कुछ भी चीज़ आपको अगर वो हेल्प कर रहा है ना, कुछ भी चीज़ जो आपके काम आने वाला है, दैट इज़ रिसोर्स फॉर यू। हम भी आपके लिए रिसोर्स ही हैं, एजुकेशन के रिसोर्स है, आपकी मम्मी भी आपके लिए रिसोर्स है, आपके लिए बुक भी आपका रिसोर्स है, आपका पानी भी रिसोर्स है, आपका घर भी रिसोर्स है, इवन आप भी एक रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, क्योंकि ह्यूमन भी काम आ रहे हैं। ठीक है, हर कुछ रिसोर्स है, हर जो भी चीज़ काम में आता है वो हर कुछ आपके लिए रिसोर्स है। ठीक, आपको हम इतना मेहनत से इसीलिए चैप्टर को बहुत डिटेल में एक वर्ड को समझाते हैं कि आप जब आंसर लिखिए ना तो आपके पास बहुत सारा पॉइंट हो लिखने के लिए। ठीक, ऐसा ना हो कि आप बस ये सारा पॉइंट को देखिए, मैम इतना ही तो पॉइंट है, इतना ही पॉइंट में कैसे लिखेंगे। अगर आप समझे होंगे तो आपके पास हर पॉइंट के लिए ना आपके पास 2-3 लाइन का आंसर होगा, 2-3 लाइन का टॉपिक होगा, 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा समझाने के लिए मैम को या फिर स्कूल आंसर में लिखने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम समझें रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स हर कुछ जो आपके लिए हेल्प में हो वो रिसोर्स है। और वो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो आपको नेचुरली मिल रहा है वो नेचुरल रिसोर्स हो गया, जैसे कि वाटर, एयर, प्लांट, ऑक्सीजन, सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स की ट्रू कॉस्ट को समझना कि ये पापा का जागीरदार नहीं है कि हाँ चलो यूज़ करते जाते अपना ही तो है, नहीं ये आपका ही नहीं है, आपका भी है तो आपके फ्यूचर जनरेशन का भी है। आपको ऐसे वाइजली इसको यूज़ करना है कि ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से अपने टाइम बस कि हाँ चलो हम यूज़ किए उसके बाद अब तो जाना है, अब तो कोई मतलब नहीं, मेरा कितना दिन का ज़िंदगी है, मेरा कितना दिन का ज़िंदगी, जितना दिन का ज़िंदगी है हाँ उतना दिन में तो, जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे होंगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए 50 तक नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि चलो 50 तक तो हम, पता नहीं लोगों का कितना ही उम्र होता है, 50 तक हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, या कोई भी बूढ़े इंसान है, या फिर हम लोग ही बोल रहे हैं कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, चलो 50 में क्या करना। पर ये अगर आप सोच रहे हैं मतलब आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक, चलो हम अपना यूज़ करके पानी को बर्बाद करके अपने चले जाते हैं। बहुत बार होते हैं लोग शावर ऑन कर लेते हैं, अच्छा मेरे घर में शावर नहीं है, शावर ऑन करके नहा रहे, नहीं वाटर आपका जो बकेट है वो यूज़ कीजिए, पानी को बचाइए, एक ड्रॉप आप बचाइएगा तो कहीं पे पानी वो लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक, तो बोलने का क्या मतलब है कि आप नेचुरल रिसोर्स के ट्रू कॉस्ट को समझिए, मतलब उसकी कीमत को समझिए। नेचुरल रिसोर्स में नेचुरली अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आराम से बर्बाद कीजिए। ठीक है, 5th पॉइंट हमारा आता है कि डाटा को यूज़ कीजिए। डाटा मस्ट टेकन एज अकाउंट फॉर फ्यूचर नीड। क्यों, देखिए डाटा आपको ये नहीं बोला जाता है कि मतलब बस हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बताएंगे अगर कि इतना जो है, मान लीजिए ग्राउंड वाटर जो बता रहे हैं या फिर क्लाइमेट चेंज ही बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे हैं, लोग बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है बस यही नहीं बता रहे हैं, टेम्परेचर को मापा गया है कि आज से 10 साल पहले जितना टेम्परेचर था इस साल इतना और ज़्यादा टेम्परेचर, इस डिकेड में और ज़्यादा टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया या इतना डिग्री से बढ़ गया है। तो ये क्या है, डाटा फैक्ट के बेसिस पे एविडेंस निकाल रहे हैं, तो डाटा पे रिलाई कीजिए, डाटा पे ही कुछ पॉलिसी वगैरह बने। ठीक, आप कुछ भी बना रहे हैं तो हवा में नहीं बना रहे हैं या आपको लग रहा है इसलिए नहीं बना रहे हैं, आप डाटा को स्टडी कर रहे हैं, डाटा को स्टडी करके आप समझ रहे हैं। ठीक है, 6th पॉइंट हमारा आता है अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रिटिकल जोन। क्रिटिकल जोन क्या होता है, क्रिटिकल जोन ये होता है जो लास्ट लिमिट बोलते हैं ना, क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़े होंगे हम क्लास 19 में पढ़े थे क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके ज़्यादा उसके बाद नहीं हो सकता है, ये लास्ट है। ठीक, तो वैसे कुछ ऐसा जोन है जो बहुत ही लास्ट लिमिट पे है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने को अवॉइड करना, जैसे ये समझ सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज भी पढ़े हैं ना इन्वायरमेंट में, जो एकदम से ख़त्म होने वाले हैं या लुप्त होने वाले हैं, ऐसे जानवरों को प्रिजर्व करना। ऐसे जानवरों को प्रिजर्व करने का मतलब ये नहीं कि आप हंटिंग नहीं करें तो प्रिजर्व करें, नहीं, ऐसे जानवरों को हैबिटेट देने के लिए प्रिजर्व करना, ऐसा इन्वायरमेंट रखना, ऐसा इस तरह से रखना कि वो जो जानवर है वो सर्वाइव कर सके, अच्छे से रह पाएँ। ठीक, जिससे हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उस जानवर को देख सके, पता चले ऐसा ना हो कि एक टाइम पे एक जानवर लुप्त हो गया
ये कुत्ता लुप्त हो गया। हम लोग बोलते अरे कुत्ता बोल के एक जानवर हुआ करता था, बहुत भौंकता था और बहुत ईमानदार भी हुआ करता था, पर हमारा फ्यूचर जनरेशन वो देख ही नहीं पा रहा। अच्छा ऐसा भी कोई जानवर होता था, देखे नहीं, बस वो फ़ोटो ही देख रहा है। तो ऐसा ना कीजिए। अब आप बोलिएगा मैम कुत्ता तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं है, कुत्ता नहीं है, पर ऐसा बहुत ऐसा एनिमल है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में उसको रखा गया है। एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ेंगे उसको। हाँ, उसके बाद हमारा आता है 7 पॉइंट। हाँ, यूज़ सेफ़ एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स। यूज़ सेफ़ एंड मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो आपके लिए सेफ़ हो, एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हो, और मिनिमम स्टैंडर्ड्स का हो। जो हम पहले बताए थे ना कि जो कि आप ऐसा रखिए, मतलब एक तरह से इन्वायरमेंट पे कंसर्न, वही बात वापस आता है कि आप जैसे हम लोग की मम्मी लोग होती है, जिस कुछ कपड़ा हो जाता है, जो शर्ट वगैरह जो कपड़ा उसका अच्छा मजबूत है, तो उसका कभी कभी झोला बना देती हैं, बैग बना देती है, सिल देती हैं। तो एक इस तरह से लाइफ स्टाइल को इस तरह से चेंज करना है कि आप है ना उसको बाहर जितना हो सके रीयूज़ कर रहे हैं। मतलब आप इन्वायरमेंट में, आप इन्वायरमेंट को बचाने में आपका सबसे बड़ा योगदान जा रहा है। ठीक। लैंड प्रेशर को कोप करने के बारे में सोचना कि लैंड पे प्रेशर ना पड़े। लैंड पे प्रेशर ना पड़े मतलब क्या? लैंड पे बहुत तरह का प्रेशर पड़ सकता है। एग्रीकल्चर का प्रेशर पड़ सकता है, इंडस्ट्री का प्रेशर पड़ सकता है, लोग का पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ सकता है, एग्रीकल्चर का प्रेशर पड़ सकता है। तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर कम पड़े आपकी तरफ से जितना हो सकता है उसके में। जो जहाँ पे है एक इंसान, जहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पार्लियामेंट में है, या फिर कहीं भी है, वो अपने अपने जगह पे अपना अपना स्टैंडर्ड समझेगा, अपना अपना कंट्रीब्यूशन समझेगा, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को थोड़ा ना थोड़ा बचाया जा सकता है। ठीक। जैसे अब गाड़ी से निकले, अब जो पैदल जा सकते थे, साइकिल से जा सकते थे, पर नहीं, बाइक से ही जाएंगे। बहुत बच्चे आजकल के जो बच्चे लोग हैं बाइक ले लेते हैं। 10 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं, बाइक लेते हैं, बाइक लेके उड़ा रहे हैं, बेवजह का बाइक उड़ा रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या ही पढ़ें, क्या ही मार्क्स लेके आए हैं लोग। अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग को हम देखे हैं। क्लास नहीं बोल रहे, 9 पॉइंट क्या है? बैलेंस लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ को, जीवन को अगर आप स्टॉक में रखते हैं तो वो हो गया लाइफ स्टॉक। ठीक। तो जीवन को क्या होता है? लाइफ को आप कैसे स्टॉक में रख रहे हैं? प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग स्टॉक में रखते हैं, लाइफ को कैसे स्टॉक में रखते हैं? गाय, भैंस, ये सब लोग रखते हैं ना। पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, बैल रखते हैं, बैल नहीं रखते ना, हाँ बैल नहीं रखते हैं, गाय रखते हैं जो दूध देती है, फिर बकरी रखते हैं। तो ये सब क्या है? जो आप होता है ना, बहुत लोग फार्मिंग करते हैं जानवर लोगों का, पोल्ट्री का रखते हैं, अंडा होता है, चिकन का रखते हैं। तो ये इसका जो लाइफ स्टॉक को डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी आपका बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जानवर लोग भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, एनवायरनमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है हमारा लाइफ स्टॉक को कंट्रोल करना। देखिए, सक्सेस रेट जो होता है ना, सक्सेस रेट को जज करना कि सक्सेस रेट कितना हुआ है, ये इजी टास्क नहीं है। और आप बता भी नहीं सकते कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सबके लिए सक्सेस अलग होता है। इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से सक्सेस अलग है, और इंडस्ट्रियलिस्ट के रिस्पेक्ट से सक्सेस रेट अलग है। तो आप इसको ठीक से, आप ये इतना ईजी टास्क नहीं है जज करना। ठीक। इसलिए वर्ल्ड कमीशन जो आया, रिपोर्ट आया, ये बहुत अच्छे से बताता है कि किस तरह से हम सस्टेनेबल सक्सेस को, किस तरह से कोई सक्सेस जो है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, इसको किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। वर्ल्ड कमीशन का जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड कमीशन का रिपोर्ट हम फर्दर आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।